गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हिंदी में आज हम अध्ययन करेंगे अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का। क्षितिज के पाठ 2 लहासा की ओर आज हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, लहासा एक जगह का नाम है। पाठ 2 लहासा की ओर के लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। बच्चों, राहुल सांकृत्यायन का स्वभाव थोड़ा घुमक्कड़ प्रवृत्ति का था। उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की थी। तो पहले लोग ज्ञान जो थे यात्रा करके घूम कर भी प्राप्त किया करते थे। महान महात्मा बुद्ध के समान तेजस्वी और घुमक्कड़ शास्त्र के प्रणेता थे राहुल सांकृत्यायन। तो सबसे पहले हम राहुल सांकृत्यायन के जीवन के बारे में जानेंगे। हिंदी के प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन का जन्म सन 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में कनैला गांव में हुआ था। उनके बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा गांव के मदरसे में हुई थी। उनका बौद्ध धर्म की ओर विशेष झुकाव था। बौद्ध धर्म में शिक्षा लेकर उनका नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। उन्होंने पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था उन्हें। हम यहाँ तुमको बता देते हैं, पाली और प्राकृत ये भाषाएं ऐसी जो संस्कृत का ही एक हिस्सा है। तो तुमने देखा होगा महात्मा बुद्ध के उपदेश ज़्यादातर पाली भाषा में दिए हुए हैं। तो राहुल सांकृत्यायन को भी पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। उनके अनुपम ज्ञान भंडार के कारण उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। वे यात्रा साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। बौद्ध धर्म पर उनका शोध विशेष उल्लेखनीय है। उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक का भ्रमण किया था। राहुल सांकृत्यायन की प्रमुख रचनाएं हैं सतमी के बच्चे, बदरुंगी, मधुपरी, जीने के लिए, मधुर स्वप्न, विस्मृत यात्रा, मेरी जीवन यात्रा आदि। राहुल सांकृत्यायन घुमक्कड़ स्वभाव के थे, इसलिए विभिन्न क्षेत्रों के शब्दों का प्रयोग उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। उनकी भाषा सहज, सरल व स्वाभाविक है। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार तथा भारत सरकार के पद्म भूषण पुरस्कार से भी विभूषित किया गया। राहुल सांकृत्यायन का निधन वर्ष 1963 में हुआ था। सबसे पहले हम आपको पाठ के बारे में बताते थे कि प्रस्तुत पाठ राहुल सांकृत्यायन द्वारा की गई तिब्बत यात्रा का एक वृत्तांत है। भारतीय लोगों को उस समय तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए लेखक ने भिखारियों जैसी वेशभूषा, छद्म वेश कहते हैं बनावटी रूप भेष जो धारण कर लेते हैं, तो लेखक ने भी किसका भेष धारण कर लेता है? भिखारी का। लेखक ने भिखारियों जैसी वेशभूषा धारण कर अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा के दौरान लेखक ने लहासा की ओर जिन दुर्गम कहते हैं कठिन रास्तों की यात्रा की, उनका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में किया है। बच्चों, यात्रा वृत्तांत मतलब यात्रा संस्मरण भी हो सकता है। यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन ने जो यात्रा की थी, यानी जो सफ़र किया था उन्होंने लहासा का, उसके बारे में जब हम याद करके कुछ लिखते हैं तो वो यात्रा संस्मरण कहलाता है या यात्रा वृत्तांत कहलाता है। तो लेखक ने क्या किया था, जब एक बार लहासा की ओर जिन दुर्गम रास्तों से उन्होंने यात्रा की थी और भिखारी के बनावटी भेष में यात्रा की थी, उसका वर्णन उन्होंने प्रस्तुत यात्रा वृत्तांत में किया है। अब हम पाठ का आरंभ करते हैं। पाठ का आरंभ है आपका, वो नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। यानी नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है लहासा। फरी कलिंपोंग ये उस जगह का नाम है जो रास्ते में पड़ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से तिब्बत जाया करती थीं। वो व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। व्यापारिक किसे कहते हैं? जो व्यापार से संबंधित हो। और सैनिक किसे कहते हैं? जिस रास्ते से सैनिक वहाँ से गुजरें। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने हुए हैं। चौकियाँ किसे कहते हैं? सुरक्षा के लिए बनाए गए जो जगह जगह बना दिए जाते हैं, उसे चौकी भी कहते हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। पलटन किसे कहते हैं? सैनिकों का दल या सैनिकों का समूह। आजकल बहुत से फौजी मकान अब गिर चुके हैं। दुर्ग कहते हैं किला को। दुर्ग के किसी भाग में यानी किले के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहाँ पर कुछ घर आबाद दिखाई देते, यानी वहाँ पर कुछ घर ऐसे हैं जिनमें लोग आज भी अभी भी रहते थे। मतलब ऐसा ही परित्यक्त बच्चों कहते हैं जो त्यागा गया हो या छोड़ा गया हो। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। लेखक बताते हैं हम वहाँ चाय पीने के लिए रुके थे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ़ें भी हैं
और कुछ आराम की बातें भी हैं। लेखक क्या कहते हैं, जब हम कहीं भी जाते हैं तो हमें बहुत सी परेशानियां भी होती हैं और कुछ सुविधाएं भी मिलती हैं। तो वही लेखक बताते हैं कि तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी परेशानियां भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। परेशानियां तो बात की बात है, पहले आराम की बात यह कि वहाँ जात पात छुआछूत का सवाल ही नहीं, और ना ही वहाँ पे नेपाली औरतें पर्दा करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी कहते हैं घटिया किस्म के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते। नहीं तो आप घर के भीतर बिल्कुल अंदर तक जा सकते हैं, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हों, आप उनको ना जानते हों, तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय, झोली किसे कहते हैं, लोग थैला टाइप बना के जो टांग लेते हैं उसे झोली भी कहते हैं, अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वो आपके लिए उसे पका देगी। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए, वो चाय चोंगी में कूट कर मतलब महीन चूरा बनाकर उसे दूध वाली चाय की रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार कहते हैं जिसमें चोट जैसी निकले तो जिससे हम चाय सर्व करते हैं, मिट्टी के टोटीदार बर्तन में रख के आपको दे देगी। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है, चूल्हा किसे कहते हैं जहाँ चौका जलता है, जहाँ खाना पकता है, तो वो ड्राइंग रूम जनरली बाहर की ओर होता है। तो लेखक कह रहा है यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद अंदर तक जाकर चोंगी कैटल को भी कहते हैं, जिसमें चाय को करने के लिए वो टोटी जैसी बाहर को बनी होती है, चोंगी में चाय मत कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की ज़रूरत होती है। यानी कि जिस समय का ये पाठ का वर्णन है, उस समय की चाय वहाँ कैसी बनती थी। चाय को लोग उठाते थे, उबाल देते थे, उसके बाद उसमें नमक और मक्खन डालते थे और उस तरह की चाय वहाँ पे पी जाती थी। तो आप क्या वर्णन पढ़ रहे हैं, ल्हासा की ओर का वर्णन कर रहे हैं, जिसमें लेखक ने अपनी यात्रा का वृत्तांत का उसमें बारे में बताया है कि जब ल्हासा की ओर जाते हैं, नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है, तो वहाँ बहुत सी कठिनाइयाँ भी हैं, लेकिन कुछ आराम की बातें भी हैं। आराम की बातें उन्होंने क्या बताई, वहाँ पे जात पात छुआछूत का कोई सवाल ही नहीं है, ना ही औरतें पर्दा करती हैं। केवल बहुत निम्न श्रेणी की यानी घटिया किस्म के भिखमंगों को चोरी के डर से छोड़कर कोई भी अंदर तक वहाँ जा सकता है, और अपनी चाय आप झोले में से निकाल के दे दिए, वहाँ की सासू माँ या जो घर की महिला होगी वो पका देगी, नहीं तो आप खुद भी घर के अंदर तक जाके अपनी चाय पका के ला सकते हैं। इसके बाद लेखक बताते हैं जहाँ पे उन्होंने ये चाय की बातें वर्णन किया, उसके बाद बताते हैं परित्यक्त चीनी किले से। परित्यक्त मानी जो दूसरों के द्वारा छोड़ दिया गया हो या त्याग दिया गया हो। ऐसे चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। राहदारी क्या होती है बच्चों, जिसे आजकल आप कहते हैं टोल टैक्स, वैसे राहदारी कहते हैं यात्रा या रास्ते का कर माने टैक्स होता है। हमने वो दोनों चिटें उसे दे दी। लेखक के पास 2 चिट थी जिनमें वहाँ तक जाने का उनके पास पास था। शायद उसी दिन हम थोंगला दूसरी जगह का नाम है, थोंगला के पहले के आखिरी गांव में पहुँच गए। यहाँ सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते हुए भी, क्योंकि लेखक भिखारी के भेष में थे, तो लेखक कहते हैं भिखमंगे रहते हुए भी ठहरने के लिए एक अच्छी जगह उनको मिल गई। और 5 साल बाद जब उसी रास्ते से लेखक फिर गए, और भिखमंगे नहीं बल्कि एक भद्र यात्री, भद्र किसे कहते हैं, जेंटलमैन को, तो अच्छी मतलब वेशभूषा में यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। मतलब 5 साल पहले जब लेखक गए थे तो भिखारी के भेष में थे, तब उन्हें रहने के लिए जगह मिल गई थी, और 5 साल बाद जब लेखक भद्र वेश में गए थे, अच्छे जेंटलमैन के कपड़ों में पहन के गए थे, तब भी उन्हें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी थी। और हम गाँव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति किसे कहते हैं, मेंटेलिटी को, मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छंग पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं। तो छंग किसे कहते हैं, एक तरह का वहाँ पे पदार्थ होता है, शराब जैसा पदार्थ होता है करने वाला, जिससे उनको नशा हो जाता है। तो उसको पीकर वो लोग, बहुत ही कम लोग होते हैं जो उसको पी के अपना होश हवास को दुरुस्त रख पाते हैं, वरना सब जो हैं नशे में ही आ जाते हैं। तो आज हम अपने इस पाठ का यहीं तक अध्ययन करेंगे। आप लोग एक बार इन दोनों पैराग्राफ का पुनः अध्ययन जरूर कीजिएगा।